हम लोगों ने पिछली क्लास में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कर लिया था, एवरेज वेलोसिटी डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया था, लास्ट वाला। इट हैज़ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बिकॉज टाइम में बी डिफरेंट। ठीक है ना, टाइम डिपेंड ऑन पाथ। ये बात समझ में आ गई थी। लास्ट वाला स्टेटमेंट एक बार देख लो जल्दी से। क्योंकि भाई पाथ 1 फॉलो करेगा तो कुछ अलग टाइम होगा, पाथ 2 फॉलो करेगा तो कुछ अलग टाइम होगा, बट डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट सेपरेशन ही हमेशा रहने वाला है। और टाइम किस पर डिपेंड करेगा? पाथ पे डिपेंड करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू भी क्या हो सकता है? कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। जो गलती होती है जनरली जल्दबाजी में, कि यहाँ पर देखते हैं ना हम, यहाँ पर हमने देखा था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में लिखा था इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। डिस्प्लेसमेंट में लिखा था इट हैज ओनली वन पॉसिबिलिटीज फॉर फिक्स्ड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी होता है। तो वैसे ही हम इसी को ध्यान में रखते हुए वन पॉसिबिलिटी बोल देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि टाइम भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। राइट? तो इस चीज को हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की। अब जरा मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं इसका, मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? हाँ, तो अब देखते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड तो वही रहेगा, डिस्टेंस देखना है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल या ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी ध्यान से देखना। और यदि एवरेज वेलोसिटी समझ में आ जाएगा तो बाद में आपको एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह भी क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना यहाँ पे। अब जरा हम सर। बात, हाँ हाँ सर, हम बोल रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखें एवरेज स्पीड। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सेस है, सॉरी वाई एक्सेस, और ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ठीक। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बेटर है हम इस फॉर्म में करें, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, टाइम। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देखना, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को वेक्टर में, वही चीज यहां हम दोबारा कर रहे हैं। ये इस ग्राफ को फॉलो किया और लेट से किसी टाइम t1 पे इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट था वो लेट से था s1, और किसी टाइम t2 पे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेट से s2 है, s2। ये पोजीशन लेट से a है और ये पोजीशन लेट से b है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, यदि मैं कॉर्ड की बात करूं, तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये होगी, ये। और लेट से ये एंगल थीटा बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल। थोड़ा और एनालाइज करें तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये जो टाइम इंटरवल होगा
ये डेल्टा टी होगा और ये होगा T2 माइनस T1। पहले भी कुछ याद आ रहा हो, डिस्कस किया था हमने डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल एनालिसिस किया था। और ये होगा S2 माइनस S1 डेल्टा S। अब जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है V एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है S2 माइनस S1 डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन T2 माइनस T1। और ये आपका गौर से देखो फिगर, तो ये tan थीटा के बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही क्या हो जाएगा स्लोप, या इसी को बोल दूं स्मॉल m, या बोलूं स्लोप ऑफ कॉर्ड। स्लोप ऑफ कॉर्ड इन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। तो ये आपको देगा एवरेज वेलोसिटी। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है एवरेज वेलोसिटी का। या मैथमेटिकली या ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वो है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। राइट। और एवरेज स्पीड का तो पता ही है हमें क्या देखना होता है, डिस्टेंस देखना होता है। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। अच्छा, अब यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। तो नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बस इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। बस इंस्टेंटेनियस स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। अब देखो इसी फिगर में, मैं जल्दी से बना देता हूं एक बार और, जल्दी से देख लो। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, ये ग्राफ है इसका। ये पॉइंट ए है T1 टाइम, ये पॉइंट बी है T2 टाइम। यहां से यहां तक का टाइम हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा टी। करना है, सबको कॉपी करना है ध्यान से। ठीक है सिंपल, और रिपीट भी हो रहा है लेकिन फिर भी करना है। S2, यदि मैं ए और बी पॉइंट पे कॉर्ड ड्रॉ करूं तो ये कॉर्ड होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और ये जो सेपरेशन है ए और बी का, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो S2 माइनस S1। अभी हमने एग्जैक्टली यही देखा है। अच्छा, अब यहाँ पे यदि वही कंसेप्ट है, पहले भी डिस्कस किया था हमने, यदि मैं बी पॉइंट को और क्लोज लेके आऊं, बी पॉइंट को और क्लोज लेके आऊंगा, तो अब कॉर्ड ये हो जाएगी। गौर से देखो, ये कॉर्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, देन chord AB, chord AB become tangent, become tangent। और
इसके हिसाब से ये फिगर हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और ये टाइम एक्सिस। कोई कंफ्यूजन हो बोल देना तुरंत, ये एक बार कर चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तो ए और बी एक ही जगह हो जाएंगे और स्लोप क्या बन जाएगी, कॉर्ड क्या बन जाएगी, टेंजेंट। और वो टाइम इंटरवल T1 और T2 ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट बन जाएंगे। और ऑलमोस्ट एक पॉइंट बनने का मतलब क्या होता है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 किधर टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक, तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट बन गया। तो बस इसको जो हमने ये डिफाइन किया है एवरेज वेलोसिटी, इसमें डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर देंगे तो मुझे क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां से आपका v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब इसी इतने बड़े एक्सप्रेशन को बार बार ना लिखा जाए तो इसी को बोल देते हैं डी एस बाई डी टी। यही क्या हो जाएगा, स्लोप। यही आपका क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टेन थीटा। और यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व will give us instantaneous velocity. Are you getting my point? क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बोलो फटाफट। क्लियर। गुड। ये फिगर तब हुआ है जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो गया। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व में स्लोप ऑफ कॉर्ड देगा एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, और स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। इसके बाद ये सब सारी डेफिनेशन एक साथ कर ले रहे हैं हम। फिर आता है एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं स्मॉल ए एवरेज, चलो ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से इसको बोल दे रहे हैं ए एवरेज, इसको बोल दे रहे हैं ए इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन करना है। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। डायरेक्ट लिखना है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन T2 माइनस T1 is equal to change in velocity divided by total time taken, total time taken।
कुछ पॉइंट है फटाफट लिख लेते हैं। वेलोसिटी के सब लिखवा ही चुका हूं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, टाइम स्केलर रहता है। और साथ में डायरेक्शन विल बी सेम एज, डायरेक्शन will be same as change in velocity vector, same as change in velocity vector। कई लोगों को इसमें दिक्कत आती है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन में कई बार सिर्फ देखने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते ठीक से, तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे आगे अच्छे से। और इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है और डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। चलो अब आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन पे। तो ये हो गया आपका एवरेज एसेलरेशन। आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन पे। ये क्लियर है? जल्दी बोल दो, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा मैं इसमें। हाँ सर क्लियर। इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन कोई मतलब नहीं बनता, टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन है कि आपका ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वी बाई डी डेल्टा टी, इसी को बोल दूंगा पूरे एक्सप्रेशन को डी वी बाई डी टी। मैथमेटिकली इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, जल्दी से कर लेते हैं फटाफट दोनों चीजें। यहां से यदि ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये आपका टाइम एक्सिस है, और इस तरीके से ग्राफ वेरी कर रहा है, और लेट से ये कोई कॉर्ड है, ये पोजीशन A है और ये B है, तो जब टाइम t1 है करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इज v1, और जब टाइम t2 है देन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v2 है। यहां से ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1, और ये जो होगा वर्टिकल सेपरेशन ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के बराबर होगा, और v2 माइनस v1। बेसिकली v2 जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, और जो v1 है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस चीज को देखना है हमें। तो ये जो है ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है, तो यहां पर टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा t इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। यही क्या देगा आपको, एवरेज वेलोसिटी।
क्या देगा, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन, ध्यान देना, एवरेज एक्सेलरेशन। तो बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन है क्या, एवरेज एक्सेलरेशन है स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो एवरेज, एवरेज की बात करेंगे तो स्लोप ऑफ कॉर्ड देगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। अब इसी में यदि एक कंडीशन अप्लाई कर दें, क्या, इफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो ग्राफ क्या बन जाएगा, आपको पता है, कॉर्ड अब क्या बन जाएगी, सर इसका एक्सेलरेशन कॉर्ड क्या बन जाएगी, कॉर्ड क्या बन जाएगी, टेंजेंट। टेंजेंट। टेंजेंट बन जाएगी। जो वर्ड मैं सुनना चाह रहा हूँ वो बताओ। ये पोजीशन ए और बी एक ही हो जाएगी, और ये आपका डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो अब ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट बताएगा। तो यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू ए इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट, बिल्कुल सिमिलर मैनर में डिफाइन करना है जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करी थी, dv बाई डी टी, सॉरी डेल्टा टी, डेल्टा टी। अब इसी एक्सप्रेशन को बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े तो हम लिख देंगे डी वी बाई डी टी। तो हम बोल देंगे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व गिव अस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा, जल्दी Yes. बोलो। ठीक है, तो यही आपका बेसिक डेफिनेशन हो गया जो आपको बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए। सोच लो जल्दी से, फिर मैं आगे एप्लीकेशन पे आता हूं। जल्दी से एक बार देख लो अच्छे से, ये क्लियर है, बिल्कुल सारी डेफिनेशन एक जैसे ही हैं, बस चीजों को याद करना है, रिलेट करना है। 2 मिनट देख लो, जल्दी से सोच लो, फिर मैं आगे एप्लीकेशन पे आता हूं। ठीक है सर। ठीक, एग्जाम्पल। अब जितना पढ़ चुके हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, रेस्ट एंड मोशन डिफाइन कर चुके हैं, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर चुके हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर चुके हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी डिफाइन कर चुके हैं, है कि नहीं। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड हाँ वेलोसिटी डिफाइन कर चुके हैं, और एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर चुके हैं। तो बेसिक डेफिनेशन सारी हम यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं। अब एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन करते हैं इसके। तो जैसे हम बात करें, अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है हमें अपने डेफिनेशन पे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लेते हैं a particle travel
10 meter towards east, 20 meter north, 60 meter west, and 50 meter vertically upward. Then calculate फर्स्ट पार्ट है टोटल डिस्टेंस। आंसर पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, आपको अप्रोच समझनी है। टोटल डिस्टेंस। सेकंड है एवरेज स्पीड। थर्ड है टोटल डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ है एवरेज वेलोसिटी। इतनी चीजें अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ध्यान से देखना। और साथ में जो गिवन है टोटल टाइम टेकन, गिवन टोटल टाइम टेकन इज 20 सेकेंड। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक डेवलप करनी है, एक मेथड, एक प्रोसेस डेवलप करना जरूरी है। उस पर फोकस करना, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। तो जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यदि एक्सिस सिस्टम डिफाइन है पहले से तो वो मान के चलना है। यदि डिफाइन नहीं है तो फिर एक स्टैंडर्ड आप पहले से बना के चलो, ऑलवेज हम उस सिस्टम को मान के चलेंगे। जैसे फॉरवर्ड ईस्ट मानेंगे, इधर वेस्ट मानेंगे, इधर नॉर्थ मानेंगे, और ये साउथ। ये स्टैंडर्ड है, बार बार नहीं बोलूंगा, इसको मान के चलेंगे। इधर आई कैप, इधर जे कैप, और इधर माइनस आई कैप हो जाएगा, और इधर माइनस जे कैप हो जाएगा। और वर्टिकली अप का मतलब ये है जिस टेबल में आप बैठे हो उस टेबल के प्लेन के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। यदि आप मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल की स्क्रीन के परपेंडिकुलर ऊपर की डायरेक्शन में वो वर्टिकली अप है, और मोबाइल के अंदर, प्लेन के अंदर यदि जाओगे तो वर्टिकली डाउन है, उसको हम बोलेंगे के कैप। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। और वर्टिकली अप को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका जेड एक्सेस है, ये ऊपर की तरफ आई हुई है, तो इधर क्या होगा के कैप, और डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या होगा माइनस के कैप। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। गुड। अब जरा देखो, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है, बोल देना। हाँ बोला। सर काइनेमैटिक्स अलग चैप्टर है। हाँ काइनेमैटिक्स ये अलग चैप्टर है, मतलब फर्स्ट चैप्टर है यूनिट डायमेंशन के बाद। क्या हुआ? क्या हुआ? सर कुछ नहीं सर, स्कूल में अलग पढ़ा रहे थे इसीलिए। हाँ तो अलग ही चैप्टर है। अब स्कूल की यदि एनसीईआरटी या सीबीएसई होगा, सॉरी एनसीईआरटी या आईसीएसई होगा ना बोर्ड आपका, तो काइनेमैटिक्स में ही 3-4 चैप्टर अलग अलग हैं। एक स्ट्रेट लाइंस मोशन का अलग होगा, मोशन इन प्लेन अलग होगा,
वेक्टर, जो वेक्टर मैंने पहले बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया है वो आपकी काइनेमेटिक्स में दिया होगा वेक्टर, ठीक है ना। तो वो काइनेमेटिक्स में ही उसमें बुक में कवर किया है। तो मैं तो एक होल चैप्टर को काइनेमेटिक्स को, उसको जो वेक्टर है वो बेसिक मैथ में कवर कर चुके हैं। और काइनेमेटिक्स में आपके जितने भी चैप्टर होंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन प्लेन, वो सब एक ही चैप्टर में यहाँ पर कवर होगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट की बात करें, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है, स्टिक रहना है अपने फॉर्मूले पे, अपनी डेफिनेशन पे। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कैसे डिफाइन किया गया था, क्या डेफिनेशन थी? एक्चुअल पाथ लेंथ। तो कितना ट्रेवल किया बोलो? 10 140 मीटर प्लस 20 प्लस, इसमें तो डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है ना, नो सर प्लस 50 मीटर इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये? 1। सर 140 ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन, बाकी लोग करते जाओ। तो पहला पार्ट तो बड़ा आसान है। एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस, जो मैं बोल रहा हूं अपने फॉर्मूले पे स्टिक रहना है, अपनी डेफिनेशन पे स्टिक रहना है, अपना दिमाग ना चला के वो फॉलो करना है हमें। दिमाग ना चलाने का मतलब ऐसा नहीं कि सोचना समझना बंद कर दो, लेकिन अपनी डेफिनेशन पे स्टिक रहना है। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो 140 डिवाइड बाय 20 कितना हो गया ये? सर 7 70, सॉरी 7 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो पार्ट के आंसर आ गए। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट है टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है, और आसान है भी, बिल्कुल आसान भी है। बिल्कुल आसान ये है कि यदि आपको कंसेप्ट पता है तो बिल्कुल आसान है, और यदि सिर्फ आपको डेफिनेशन पता है और डेफिनेशन की डेप्थ नॉलेज नहीं है तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में फिर पहले आप ईस्ट चलोगे, फिर नॉर्थ जाओगे, फिर वेस्ट जाओगे, फिर वर्टिकली अप जाओगे, फिर इनिशियल और फाइनल देखोगे, फिर ज्योमेट्री अप्लाई करोगे, तब जाके कहीं आप डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे। लेकिन हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि हम वेक्टर से इसको सॉल्व करें तो बड़ा आसान है। यदि इसी क्वेश्चन को मैं ये कर देता कि 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट गया, सुनते जाना ठीक से, 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट गया और 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ गया, तब आप फिगर बना के बड़े तुरंत डिस्प्लेसमेंट बता देते। और वो क्या बोलते आप? रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, और डायरेक्टली बोल देते। लेकिन यहाँ तो पहले फॉरवर्ड गया, फिर नॉर्थ की तरफ गया, फिर आपका वेस्ट गया, फिर वर्टिकली अप गया, और मैं और भी बोल सकता था कि वर्टिकली अप के बाद फिर ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, फिर वेस्ट गया, फिर वर्टिकली डाउन गया, और फिर ईस्ट साउथ गया, फिर नॉर्थ ऑफ वेस्ट गया। मैं दुनिया भर का बोल सकता था इस क्वेश्चन में। तब तो आप घनचक्कर बन जाते, घूम जाते, ठीक है ना, फिगर बना बना के। तो आपको सोचना वैसे नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वही चीज, डेप्थ नॉलेज नहीं होती, वेक्टर के एप्लीकेशन सही से पता नहीं होते, तो उसी में फंसे रहते हैं कि नहीं हम तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि अब हमने डिफाइन कर लिया है कि आई कैप, जे कैप, के कैप और वर्टिकली अप को क्या बोलना है, के कैप वर्टिकली डाउन को क्या बोलना है, वो सारा कुछ हमारे दिमाग में है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि अब ये 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो मैं क्या लिखूंगा? 10 आई कैप, ईस्ट को आई कैप बोला है ना। और फिर कहाँ गया है? फिर गया है 20 नॉर्थ, तो क्या बोलूंगा? 20 जे कैप। फिर बोला है 60 मीटर कहाँ गया है? वेस्ट गया है, तो वेस्ट के का क्या है? माइनस आई कैप। और फिर बोला है
50 मीटर वर्टिकली अप गया है तो बोलूंगा 50 के कैप, ये है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इस वेक्टर को और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो आई को आई के साथ करूंगा, आई वाले एक साथ कर लूंगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, -50 आई कैप, और जे वाला तो 20 जे कैप रहेगा, और ये आपका 50 के कैप रहेगा, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। यदि वेक्टर में ऑप्शन है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। हाँ सर। गुड। अब यदि मैग्नीट्यूड पूछा होता तो मैग्नीट्यूड क्या करेंगे कि उस वेक्टर का क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है बेटा। क्या आ जाएगा, -50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ये कितना हो रहा है जरा बताओ जल्दी फटाफट, रूट के अंदर बताओ। 5400। 25 और 25 50, कितना 5400 हाँ सर। मीटर, ये आ गया और ये आ गया। अच्छा, इसको और अच्छे से एनालाइज करें। ये तो यदि ये पूछा होता कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है तो वो आंसर आ गया हमारे पास। अप्रोच क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ पहले। हाँ सर क्लियर। और मैग्नीट्यूड पूछा होता तो मैग्नीट्यूड भी आ गया हमारे पास। और क्या पूछ सकता था, ये पूछ सकता था कि एंगल बताओ, वो पूछ सकता था ईस्ट के साथ डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बना रहा है, या नॉर्थ के साथ कितना बना रहा है, या वर्टिकली अप के साथ कितना बना रहा है, वो सारी चीजें भी पूछ सकता था। तो एंगल के लिए हमें पता है क्या निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका मैंने बताया है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और वेक्टर आपका है -50 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 50 के कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड √5400। बाकी और सिंप्लीफाई कर लेना, वो आपकी आपकी मर्जी है। सर तो इसमें यहाँ से 30√6 आ गया। एक कॉस अल्फा आ जाएगा आपका -50 डिवाइड बाई √5400, और कॉस बीटा आ जाएगा, याद आया कुछ ये डायरेक्शन कोसाइन, यस सर। ये आ जाएगा 5400, और एंड कॉस गामा आ जाएगा आपका 50 डिवाइड बाई √5400। तो अल्फा जो है, अल्फा एंगल विथ क्या हो जाएगा, एक्स एक्सेस मतलब ईस्ट, तो ये एंगल मेड बाय डिस्प्लेसमेंट विथ क्या हो गया, ईस्ट। और ये बीटा क्या हो गया, नॉर्थ, वाई एक्सिस, तो ये क्या हो गया, जे के साथ मतलब नॉर्थ, तो ये विथ नॉर्थ। और ये क्या हो गया, विथ वर्टिकली अप। विथ वर्टिकली अप, तो एंगल वगैरह भी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के निकाल सकते थे, इसमें कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। चलो ये आ गया। फिर फोर्थ पार्ट में बोला है आपका एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी यदि ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना भी हमारे लिए बड़ा आसान है। तो एवरेज वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो 50 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 50 के कैप डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना था 20 सेकेंड था, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। यदि इसका एंगल निकालना होता तो भाई नीचे तो टाइम है, नीचे क्या है, टाइम है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसके एंगल भी क्या होते, इसके भी एंगल क्या होते, यही होते, अल्फा बीटा गामा। मतलब डायरेक्शन ऑफ जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का के डायरेक्शन में ही होगा। और मैग्नीट्यूड की बात करते
तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, हम जो ऊपर वेक्टर है ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड ले लें या फिर डायरेक्टली लिख लें, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम डिस्प्लेसमेंट का पहले निकाल चुके हैं। तो चाहे इसके मैग्नीट्यूड निकाल, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, या ऊपर निकाल चुके हो तो डायरेक्टली यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना निकाला था हमने, √540 डिस्प्लेसमेंट का था, टाइम टेकन है 20 मीटर पर सेकेंड। तो चाहे वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकाल लो, वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकाल लो, या फिर डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है तो टाइम से डिवाइड कर दो। तो समझ में आई बात कि नहीं आई, जल्दी बोलो तरीका। हाँ सर। गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये सब एग्जाम्पल की एग्जाम्पल हैं, समझ लेना, ताकि आपको मेथड समझना है। बाकी फिर क्वेश्चन तो होंगे होंगे आसानी से, कितना भी डिफिकल्ट हो। सेकेंड, यहां पे जैसे हम बात करें कि एक पार्टिकल है सर्कल में मूव कर रहा है, और सर्कल का जो रेडियस है वो r है, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये एरो, एरो जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और ये पोजीशन I है इनिशियल। और ये पोजीशन B है, ये पोजीशन C है, ये पोजीशन D है, और ये पोजीशन E है। ये एंगल लेट से थीटा, ठीक। और चलो, तो कैलकुलेट डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट है डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में बहुत सारे पार्ट कर लिए हैं मैंने, चलो ठीक है, करते हैं जल्दी से जल्दी से। एवरेज स्पीड, सेकेंड पार्ट है डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, एंड एवरेज वेलोसिटी, टोटल टाइम टेकन कहां से कहां तक, I to E 1 सेकेंड, I to B 2 सेकेंड, I to C 4 सेकेंड, और I to D 6 सेकेंड, और I to I 8 सेकेंड। ठीक है, जल्दी जल्दी करो। I to E पहले कैलकुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी भी हो ही जाएगा, सिंपल है। तो I to E देखें, जरा देखना, I to E देखें, तो ये I to E है,
ये एंगल थीटा, ये रेडियस आर, आई टू ई। इसमें क्या कर रहे हैं, यदि हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस, ये जो थीटा है, थीटा इज इन रेडियन। तो बोलो क्या डिस्टेंस हो जाएगा, बोलो। सर 2 पाई आर। डिस्टेंस हो जाएगा आई से ई का बेटा, आई से ई, सर आर थीटा। आर आर थीटा। का। वो हो जाएगा आर थीटा, होगा नहीं होगा? हाँ सर। हाँ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट सेपरेशन होगा। इसको करने के लिए यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो बेटा, सिंपल सा मैथ है। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। सर θ/2। हाँ, और ये पॉइंट यदि P है तो E से P का डिस्टेंस ये, सर r sin θ/2। हाँ, ये डिस्टेंस हो जाएगा R साइन थीटा बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, I से E का डिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा, 2r sin θ/2। 2R साइन थीटा बाई 2। ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। एवरेज स्पीड की बात करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आर थीटा बाई आई सी तक का टाइम कितना था, 1 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो 2r साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई टाइम, 1 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। क्या आपकी बात समझ में आई? जल्दी बोलो फटाफट। हाँ सर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बी पार्ट फटाफट करते जाओ आप यार, जल्दी। बी पार्ट में क्या करना है, आई से बी, आई से बी 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस है। तो बी पार्ट, एक काम करता हूं, तो अब मैं यहां पर बी पार्ट के आंसर लिखता हूं, यहां पर सी पार्ट के, यहां पर डी पार्ट के, और ये ए पार्ट तो हम यहां पर सॉल्व कर ही चुके हैं, और ये ई पार्ट के आंसर, और ये सी पार्ट के, और ये डी पार्ट के आंसर एक साथ। पहले क्या लिखता जा रहा हूं यहां पर, डिस्टेंस, फिर लिख दूंगा इसका डिस्प्लेसमेंट, और फिर लिख देंगे एवरेज स्पीड, और फिर लिख देंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। अब आई से बी डिस्टेंस बोलो। सर आई से ही तो 2r sin θ/2। आर, आर इंटू पाई बाई 2 होगा ना, हाँ सर ठीक, r π/2। आर पाई बाई 2। और डिस्टेंस आई से सी का, सर r इंटू पाई। आर इंटू पाई। और आई से डी का, सर r इंटू 3π/2। 3r पाई बाई 2। और ये आई से आई का, सर आई से आई का r इंटू π/2। हाँ 2 पाई आर होगा ना, हाँ सर 2 पूरा पाई। सरकमफ्रेंस। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बोलो। ये डिस्प्लेसमेंट
आई से बी का, R√2, और 2R, R√2, और 0 देखा। हाँ सर, समझ। एवरेज स्पीड, टू सेकेंड, R पाई बाई कितना टाइम है यहां से, 4 सेकेंड। यहां पर कितना, 6 सेकेंड। और यहां पर 8 सेकेंड। मीटर 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 मीटर। एवरेज वेलोसिटी R√2 डिवाइड बाई 2 सेकेंड, 2R डिवाइड बाई 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। R√2 R√2 डिवाइड बाई टाइम, और ये हो जाएगा 0 बाई टाइम, मीटर पर सेकंड मतलब 0। सोच लो जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन था। जो मुझे समझाना था वो आर्क का ये वाला पार्ट मेन था कि आर्क का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो वो ये था। सोच लो। हाँ जल्दी देख लो, फिर थोड़ा सा और बढ़ते हैं कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड डिस्कशन। ठीक है सर। चलो ठीक, चलो अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये वेक्टर में इससे ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे करना है, पार्टिकल इतना गया, यहाँ इतना गया, वहां इतना गया, तो डायरेक्टली ऐसे कर लेंगे। ये सर्कल में मूव किया तो कैसे करेंगे, तो ये कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती हैं वो। अब आते हैं थोड़ा सा और अच्छी प्रॉब्लम्स में। एग्जाम्पल थर्ड, particle moving in a straight line, particle moving in a straight line uh, with velocity v1 for half of total time, and with velocity v2 for remaining half of total time. Of total time. Calculate average velocity
एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन पढ़ लो। यदि यही रैंडम पाथ में होता तो वेलोसिटी की जगह स्पीड होता तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेते, वो एक ही बात। क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कई लोगों को आंसर भी याद होगा। क्या आंसर है? सर कुछ रेसिप्रोकल में आता था इसका। आता था है? कुछ याद व्याद नहीं है? और ये रेसिप्रोकल आता था कि नहीं आता था, कुछ आता पता नहीं। चलो ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी, ये तो जनरल पॉइंट बता रहा हूं मैं, जनरल पॉइंट बता रहा हूं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कुछ बेसिक चीजें हैं, ऐसे ही चीजें निकलती आएंगी, ठीक है ना? जो चीजें आपको याद रखनी है, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, वो कुछ बेसिक चीजें हैं। कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है, पहला तो ये कि जो आंसर आना चाहिए वो गिवन पैरामीटर्स में आना चाहिए, बाकी पैरामीटर आंसर में रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो आंसर शुड बी, बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच, ये सब वही चल रहा है, ये प्रोसेस तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करना है हमें, क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्योंकि हम Yes. क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमारा दिमाग ब्लॉक रहता है कि करें क्या, वही समझ में नहीं आता। तो आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर। पैरामीटर, गिवन पैरामीटर का मतलब होता है क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में मैं इसी क्वेश्चन से रिलेट करता जाता हूं, वो किसी भी क्वेश्चन के लिए कर सकते थे। इस क्वेश्चन में जो गिवन है, एक तो फर्स्ट हाफ की वेलोसिटी गिवन है और सेकेंड हाफ ऑफ टोटल टाइम की वेलोसिटी गिवन है। लेकिन टोटल टाइम नहीं पता है हमें, बस ये पता है कि जो भी टोटल टाइम होगा उसमें हाफ टाइम के लिए जो वेलोसिटी है वो v1 है, रिमेनिंग हाफ ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी v2। तो जो भी आंसर आना चाहिए वो v1 और v2 में आना चाहिए। पहली बात तो ये। तो कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल है उन्हीं के फॉर्म में आंसर लाना है, कैसे भी करके। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये जनरल अप्रोच है, ठीक है? अपने हिसाब से नहीं कुछ करना है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी वेरिएबल एज्यूम करेंगे हम नए क्वेश्चन में, उन सबको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। क्या करना है? एलिमिनेट करना है, क्योंकि आंसर को हमें किस फॉर्म में लाना है? गिवन पैरामीटर, ठीक है ना? तो वी हैव टू एलिमिनेट, all other variable during solving problems. We have to eliminate all other assumed variable, all other assumed variables. We have to eliminate all other assumed variable during solution, during solving the problem. Solving the problem. इतनी चीजें ये याद रखना है कि यदि कुछ मानना पड़ा, लेट ये डिस्टेंस x ट्रेवल किया, x y, और ये हमें फाइंड करना नहीं है, तो कैसे भी करके इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें रैंडम नहीं सोचना है। हमें क्या नहीं सोचना है? रैंडम नहीं सोचना है। जो हमारे पास अवेलेबल टूल है उन्हीं के बारे में सोचना है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का मेरे पास, मुझे सिर्फ एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन पता है, उसके अलावा मुझे कुछ आता पता नहीं है भैया। हमें अपनी डेफिनेशन पे, अपने फॉर्मूले पे, अपने कंसेप्ट पे भरोसा होना चाहिए। तो वी हैव टू स्टिक ऑन द अवेलेबल टूल्स। वी हैव
to stick on available tool. Tools मतलब concept what we have learned. What we have learned. What we have learned. और व्हाट वी हैव लर्न मतलब जिससे रिलेटेड हम चीजें सॉल्व करने वाले हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, और जो लाइन बाय लाइन हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जैसा है वैसा हम उसको ड्रॉ करते जाएंगे, क्या स्ट्रक्चराइज करते जाएंगे। स्ट्रक्चराइज करने का मतलब ये है कि कई बार आपको एक एक पेज की प्रॉब्लम होती है बेटा, यदि आप स्ट्रक्चर्ड नहीं करोगे प्रॉब्लम को तो पता चला ऊपर से पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया और नीचे आते आते हम भूल गए कि ऊपर क्या पढ़ा था, तो आप क्वेश्चन को कभी भी असेंबल नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर, समझ गया। गुड। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, यही चीजें सीखना है बेटा। यही डिफरेंस होता है एक जिसका सिलेक्शन होता है और जिसका सिलेक्शन नहीं होता। पढ़ते तो सब है। तो यहाँ पे अब जैसा वो बोल रहा है हम वैसा करते जाते हैं और जो हमारे टूल हैं उस पे स्टिक रहते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने बोला, तो पहली बात तो वो कुछ टोटल टाइम की बात कर रहा है जिसमें हाफ टाइम और हाफ टाइम की बात कर रहा है। तो लेट टोटल टाइम इज टी नॉट। यह जूम कर लिया हमने। अब बोला कि वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो मूव करने दो, किया, और टी नॉट बाई 2 टाइम तक चला और कितनी वेलोसिटी से चला? v1 वेलोसिटी से चला। हमें यहां तक का मतलब समझ में आ गया, v1 तक का। फिर बोला कि विथ वेलोसिटी v2 फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ टाइम। चलो ठीक है, देखते हैं वो भी। तो रिमेनिंग हाफ जो है लेट्स से ये, और यहां से यहां तक का टाइम भी t/2 है, और इसमें वेलोसिटी जो रही उसकी वो वेलोसिटी रही लेट्स से v2 रही। लेट्स से क्या, ये गिवन है। चलो, तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। मैं देखो यार, मुझे यदि मैं आंसर पे फोकस करता तो मैं आंसर तुम्हें तुरंत बता देता। मुझे आंसर पे नहीं, मैं सॉल्विंग जैसे कर रहा हूं वैसे तुम्हें सीखना है करना, नहीं तो भैया फिर हो गया सिलेक्शन और मेरा भी पढ़ाना फिर सफल हो गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ जो चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको सीखो। आंसर इस क्वेश्चन को तो मैं तुरंत बता के आगे बढ़ जाता। अब यहां से ये चलो जैसा उसने बोला वैसा कर दिया। लेट से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने x1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया रिमेनिंग हाफ में x2। ये सब वेरिएबल इसलिए एज्यूम करने पड़े मुझे, उसका भी रीजन है। ऐसे ही नहीं किया गया है, कोई चीज ऐसे नहीं किया गया है मनमर्जी से, क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन है एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें कुछ तो दिखानी पड़ेगी, क्या क्या हुआ है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिगर से देख के बताओ। x1 प्लस x2 के बराबर होगा, दिख रहा है सब फिगर में। और टोटल टाइम जो होगा t0 के बराबर होगा। लेकिन ना तो x1 मेरे पास है, ना x2 मेरे पास है, ना t0 मेरे पास है। तो हमें कुछ करना पड़ेगा मैथमेटिकली, कुछ तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी कि आंसर हमें लाना है v1 v2 के फॉर्म में। तो मुझे ये पता है डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम।
वही फॉर्मूला भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ की वेलोसिटी कांस्टेंट है यहां से यहां तक की, तो जो x1 होगा, x1 जो होगा वो v1 इंटू टी नॉट बाई टू होगा, और जो x2 होगा वो v2 बाई टी नॉट बाई टू होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर, समझ। अब x1 की वैल्यू मैं यहां से उठा के यहां रख दूं, और x2 की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दूं, और अब जरा देखते हैं क्या 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 बचता है, या कुछ एलिमिनेट हो गई चीजें। तो v1 टी नॉट बाई टू प्लस v2 टी नॉट बाई टू डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन टी नॉट, तो हमारे पास v एवरेज जो आया वो v1 प्लस v2 बाई टू आया। ये आपका एवरेज वेलोसिटी आया, यदि टोटल टाइम को दो इक्वल इंटरवल में डिवाइड करते हैं तो। क्या समझ में आया अप्रोच मैंने क्या बताई, कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को? हाँ सर। आंसर पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं अप्रोच पे फोकस कर रहा हूं। और क्वेश्चन मैंने समझा, क्वेश्चन समझा तो टाइम को दो हाफ में डिवाइड किया था हमने, क्या दो हाफ में डिवाइड किया था, पहला टी नॉट बाई टू और दूसरा टी नॉट बाई टू, और पहले हाफ का जो वेलोसिटी था वो v1 था, और दूसरे हाफ का जो वेलोसिटी था वो v2 था। तो आंसर आया है v1 प्लस v2 बाई टू। अब यदि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, तो यदि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं जो कुछ ऐसा ही है कि पार्टिकल, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं तो रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगा। पार्टिकल ट्रेवल विथ वेलोसिटी v1, ट्रेवल विथ वेलोसिटी v1 फॉर 1/3 of total time and with velocity v2 for next 1/3 of total time and with velocity v3 for last 1/3 of total time, और यहां पर t नॉट जो है वो टोटल टाइम है, टोटल टाइम है। तो आप सॉल्व करोगे तो ये x1 होगा, ये x1 होगा, तो x1 कितना आ जाएगा बोलो, v1 इंटू टी नॉट बाई थ्री, और जो ये x1, ये x2 सेकेंड, और ये x3, तो x2 कितना होगा v2 इंटू टी नॉट बाई थ्री, और जो x3 होगा वो होगा v3 टी नॉट बाई थ्री। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। जब वैल्यू रखेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे वी एवरेज का, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आएगी, बोलो क्या आएगी, बता दो फटाफट डायरेक्ट। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल, हाँ तो वैल्यू बताओ सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद, v2 by v3 divided by 3। v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3। मेरी बात समझ में आई? ये आंसर समझ में आया? हाँ। अब देखो, अब शॉर्ट ट्रिक समझ लो। यदि लॉजिकली समझ में आ गया है तो अब ट्रिक भी इस टाइप की प्रॉब्लम की समझ में आ गई, वो इसी में छिपी हुई है ट्रिक, ये कंसेप्ट इसी में छिपा हुआ है जल्दी सॉल्व करने का। तो यहां से देखें, यहां से हम देखें कि यदि टोटल टाइम को हमने दो इंटरवल में डिवाइड किया था, कितने इंटरवल में डिवाइड किया था, टू इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया था, तो एवरेज वेलोसिटी आ रहा था v1 प्लस v2 बाई टू। 3 में किया और करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1 v2 v3 है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। तो इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास
मौका है, एक ट्रिक सीखने का या शॉर्ट ट्रिक सीखने का, जो हम क्वेश्चन में जल्दी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है वो देखो, अब समझ में आ गया होगा ट्रिक क्या है। इन जनरल, in general, if total time divided in an equal interval and corresponding velocities are, and corresponding स्पीड लिख लो बेटर रहेगा, वेलोसिटी उसके लिए है कि बिल्कुल सीधे सीधे जाए, मुड़े ना, तो वेलोसिटी के लिए बेटर रहेगा, मैं जनरल बोल देता हूं। एंड करस्पॉन्डिंग स्पीड्स आर, एंड करस्पॉन्डिंग स्पीड्स आर v1, v2, v3 अप टू, आवाज आ रही है? हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है?